निकाला मुझे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे. The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबसे पहले बात करेंगे बड़े अहम इशू के हवाले से चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ अल-कादिर ट्रस्ट केस का बड़ा अहम केस चल रहा है और इस केस के हवाले से तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जा रही हैं, लेकिन असल मुद्दा ये है कि जो 190 मिलियन पाउंड थे जो कि स्टेट टू स्टेट रकम थे, बरतानिया से रकम आई पाकिस्तान की रियासत के लिए, सुप्रीम कोर्ट के खाते में गई, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जानी थी, वहां से एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास वो रकम कैसे चली गई और उस रकम के एवज लेन देन कैसे हो गया और उस लेन देन में कुछ जमीन ले ली गई, कुछ दीगर तोहफे तहफ ले लिए गए, कुछ दीगर सियासी फवाइद हासिल भी किए गए और सियासी फवाइद दिए भी गए। तो ये वो सारे इल्जामात हैं, ये वो सारा एक गड़बड़ घोटाला है जिसके हवाले से अल-कादिर ट्रस्ट केस तो चल रहा है, नैब में भी चल रहा है, FIA में भी चल रहा है, दीगर तहकीकाती एजेंसीज भी इसकी तहकीकात कर रही हैं, अदालतों में भी चल रहा है ये मामला। लेकिन कुछ रोज पहले एक बड़ी अहम पिटीशन गई है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मुतालबा किया गया है कि 190 मिलियन पाउंड जो कि स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर होने थे उसका हिसाब किताब दिया जाए। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कोई भी शहरी किसी भी इदारे में, किसी भी रियासती या हुकूमती इदारे में जा सकता है और वहां से सवालात कर सकता है कि उसको मुतल्लिका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। हमारे बहुत अच्छे कॉलीग हैं, हमारे सीनियर कॉलीग हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं PNN पे, मुबश्शिर लुकमान साहब, वो बतौर एक आम पाकिस्तानी शहरी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। वहां पे उन्होंने ये पिटीशन डाली है और इस पिटीशन में 2-3 दरखास्तें हैं उनकी। एक तो वो कहते हैं कि जो 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट में आने थे उसका हिसाब किताब दिया जाए RTI राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, और बताया जाए कि वो कहाँ गए, कहाँ से आए, एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास कैसे चले गए। और इसी पिटीशन में दीगर भी उनकी प्रेयर्स हैं जो कि डैम फंड की यूटिलाइजेशन के हवाले से भी हैं कि डैम फंड में जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ था उसके बारे में बताया जाए। और तीसरा बड़ा अहम उनका नुक्ता है कि रिटायर्ड जजेस की जो तनख्वाहें हैं और जो उनकी मराहत हैं, क्योंकि वो आवाम के टैक्स के पैसे से जाती हैं, वो मेरे और आपके टैक्स के पैसे से जाती हैं, तो बताया जाए कि उसकी तफसीलात क्या क्या कुछ हैं। इसी हवाले से आपको पता होगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी एक सुनवाई हुई थी कि जहां पे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने या तो पेश होने या मजीद डिटेल्स देने से माजरत कर ली थी। बहरहाल मुबश्शिर लुकमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर लुकमान साहब। और ये चंद रोज पहले आप पिटीशन लेकर गए हैं, 190 मिलियन पाउंड का केस तो चल रहा है, अल-कादिर ट्रस्ट केस लगा हुआ है इस वक्त, नैब तहकीकात कर रही है, FIA तहकीकात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्यों इंफॉर्मेशन चाहिए, और आप किस तरह या क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो खाता है, वो किसी सूरत लायबल है आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का या एक 190 मिलियन पाउंड का ट्रेस एंड ट्रेल देने का? गरीदा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने और आपके चैनल ने मुझे मौका दिया कि मैं आऊं और इसे बात करूं। दूसरा, मैंने कोई महीना पहले ये एक रजिस्टर्ड लेटर लिखा है रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को, जिसको अब मैं एक पिटीशन की यानी शक्ल में उसको मैं लेके जा रहा हूं अगले हफ्ते इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अभी तक मुझे इसका जवाब नहीं आया। देखिए, आप एक बात समझ लें बिफोर आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन कि जमहूरियत के सिर्फ 2 फायदे होते हैं गरीदा, कोई तीसरा फायदा नहीं है। पहला फायदा यह है कि देयर इज अ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो 4 साल हो, वो 5 साल हो, वो जितना मर्जी हो, जो भी डिसाइड हुआ होता है। और दूसरा जो होता है कि कोई भी इदारा और कोई भी फर्ज जो है वो चेक एंड बैलेंस से ऊपर नहीं होता, और यही जमहूरियत है कि अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं तो आपकी हर चीज जो है वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब इस ज़िमन में मैंने चंद सवालात जो भेजे थे, देखें मैं आपको वो बता देता हूँ, आपने 2-3 तो उसमें खुद एड्रेस कर दी है। एक तो ये था कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिक अकाउंट्स की, कि जिसमें 190 मिलियन पाउंड जो थे वो कन्फिस्केटेड नेशनल क्राइम एजेंसी से जो आए थे वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चले गए, वो किस खाते में गए और किस तरह से गए। अगर उनके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो हमें बताई जाए कि अभी कितना है, वो इस्तेमाल कैसे हो रहे हैं, उनका कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन उन फंड्स का, किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस्तेमाल हुए, किन इंस्टीट्यूशंस के लिए, किन पर्पसेस के लिए उन फंड्स को यूटिलाइज किया गया,
یہ اس کی ڈسبرسمنٹ اگر ہوئی ہے تو وہ کس طرح ہوئی ہے. پھر جو آپ نے کہا کہ جیسے یوٹیلائزیشن آف فنڈز ریس فار دا ڈیم کنسٹرکشن بڑا ہوا ویلا تھا, 12, 14, 15 بلین پتہ نہیں کتنا آ گیا اس میں. 2018 سے یہ پیسہ ہر پاکستانی نے یا بہت پاکستانیوں نے جمع کرایا یہ ڈیم فنڈ کے لیے, اور سپریم کورٹ واز ان دا فور فرنٹ آف دس انیشیٹو. تو میں نے انفارمیشن ہی مانگی ہے کہ جی اب تک اس کا کیا بنا, کیا ڈیم بن گیا یا نہیں بنا, تو وہ اکاؤنٹ کون مینج کر رہا ہے, اس کے بینیفیشریز کون ہیں, اس کا کچھ سود آ رہا ہوگا, فکسڈ اکاؤنٹ ہوگا, وہ پیسے کون لے رہا ہے, اور اگر کوئی بینک ہے کسی اکاؤنٹ میں وہ ہے اس کا نام وغیرہ ہمیں پرووائڈ کر دیں تاکہ ہمیں بھی پتا ہو کہ عوام کا دیا ہوا پیسہ اس کی کیا یوٹیلائزیشن ہے. پھر پینشن اینڈ بینیفٹس یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں ریٹائرڈ ججز کے. دیکھیں اس میں ہمیں ہر ایک کی پینشن اور بینیفٹ ڈسکس ہوتی ہے نا, تو ججز کی کیوں نہیں ہوگی؟ ہمیں کیوں نہ پتا چلے کہ جو ہمارے ارباب اختیار پہ ہماری زندگیوں کے فیصلے کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہم دے کیا رہے ہیں, ہم ٹیکس پیئر کیا دے رہے ہیں, اور ٹیکس پیئر کو اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے, ان کو کیا پریویلیجز ملتے ہیں. وہ بیچارے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا خیال رکھا جاتا ہے کہ نہیں رکھا جاتا, کہ ہمیں کوئی مزید اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. بہرحال اس کو آپ دیکھیں کہ ہمیں ٹرانسپیرنسی کو پروموٹ تو کرنا ہے اور ایکوریٹ رپورٹنگ کرنی ہے. اگر میں کل کو رپورٹ کرنا شروع کر دوں جو کہ لوگ مجھے بہت پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں, اور سپریم کورٹ کا رجسٹرار اگر مجھے یہ انفارمیشن نہیں دیتا اور میرے سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے ہیئر سے میں پتہ کر کے بتاتا ہوں, تو اس کا نقصان تو سپریم کورٹ کو ہوگا. تو میں تو نہیں وہ چاہتا, میں تو کورٹ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, میں تمام ججز کی رسپیکٹ کرتا ہوں, آپ بھی کرتی ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو ان کے پوچھے ہوئے سوالات جو ہیں ان کا جواب ملے, اور یہ ہم نے ان سے پوچھا اور ان سے کئی چیزیں. پھر میں نے تو اور بھی چیزیں ذرا پتہ کرنی تھیں کہ یعنی میں نے ان سے ایک تو پوچھی کہ کون سے ایسے ججز ہیں جن کا ہمیں پتا چلے کہ جنہوں نے فورن نیشنلٹیز لے لی ہیں یا فورن پرماننٹ ریزیڈنس ان کے پاس ہے یا ان کے پاس فورن اکاؤنٹس ہیں اور فورن انویسٹمنٹس ہیں, ان کی کوئی پلاٹس اگر ہے, کوئی زمینیں ہیں, کوئی کچھ ہے. ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے ہو. either way I as a citizen of Pakistan, as a taxpayer citizen of Pakistan, I'm entitled to these answers, and so are you, and so is everyone else. ٹھیک, بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ. مبشر لقمان صاحب تفصیلات بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ کیوں گئے ہیں, خاص طور پہ 190 ملین پاؤنڈز کیس کے حوالے سے. پروگرام میں تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور آج کا جو ایک بہت بڑا عوامی ایشو ہے اس کو ڈسکس کریں گے. حکومت نے آج سویرے 1 اگست کو, جبکہ اس کا آخری ہفتہ, آخری 10 دن رہ گئے ہیں, اس میں پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت نے عوام پہ ایک بہت بڑا پیٹرول بم گرا دیا ہے اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں معذرت کے ساتھ 20 روپے کا اضافہ کر دیا. اب یہ 20 روپے کے اضافے سے پیٹرول کی جو پرائس ہے وہ 273 تک پہنچ گئی ہے, قریب لگ بھگ یہی ڈیزل کی پرائس ہے. اب یہ حکومت پی ڈی ایم کی, پیپلز پارٹی کی حکومت, یہ اپنے آخری دنوں میں اس قسم کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ کیا اس نے عوام کے پاس ووٹ لینے کے لیے نہیں جانا؟ عوام کے پاس آپ چلے جائیں سڑکوں پہ, پیٹرول پمپس پہ, عوام بد دعائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو. عوام اس حکومت سے سخت نالاں ہیں, اور یہ وہ حکومت ہے کہ جب اپوزیشن میں تھے تو سابقہ حکومت پہ شدید تنقید کیا کرتے تھے 5 یا 10 روپے کی پیٹرول پرائس بڑھانے کے. کہا کرتے تھے کہ اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس سے مہنگائی پر بھی فرق پڑتا ہے. پھر یہی نہیں, ابھی 15-20 دن پہلے جب عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھی تھیں تو اس وقت حکومت نے یہاں پر قیمتیں کم کر دی تھیں یا قیمتیں سسٹین کر دی تھیں, اور اس کی لاجک یہ دی تھی کہ حکومت کو عوام کا احساس ہے اور عالمی منڈی میں بڑھنے والی قیمتیں عوام پہ ٹرانسفر نہیں کریں گے. لیکن اب حکومت نے ایک نئی منطق نکالی ہے اور کہتی ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو ہم ملکی مفاد میں مہنگائی کر رہے ہیں. اب یہ ایک نیا منترا پاکستان کے عوام کو برداشت کرنا پڑ گیا ہے کہ ملکی مفاد میں مہنگائی برداشت کرنی ہے. اور کیا یہ مہنگائی صرف مڈل کلاس طبقے اور غریب طبقے کے لیے ہے؟ کیا اس ملک میں کبھی معاشی اصلاحات نہیں ہو سکتی کہ جس کے تحت آپ امیروں کو بھی ٹیکس کریں, امیروں پر ٹیکس لگائیں, اور جتنے لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں اور اس ملک کا ریونیو بڑھائیں, باوجود اس کے, بجائے اس کے کہ جو پسا ہوا طبقہ پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے مسلسل, آپ اس سے مزید ٹیکسز لاگتے چلے جائیں. تو بہرحال, اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب نے جو آج بڑھائی ہیں قیمتیں, وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے اپنا کوئی نگران وزیر اعظم نہ بننے کا غصہ نکالا ہے, اور کیا یہ غصہ وزیر اعظم شہباز شریف پہ نکالا ہے؟ پھر سوال یہ بھی جنریٹ ہوتا ہے کہ آج ہی خبر آئی کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف
अगले हफ्ते लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जहां पर वो पाकिस्तान वापस आने की तारीख देंगे और उनका एक रूट मैप भी बताया गया कि जी वो लाहौर आ जाएंगे, लाहौर में कहां से कहां जाएंगे। तो क्या पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा के इस तरह से हुकूमत के खात्मे के करीब करीब या नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी के करीब करीब, क्या ये नवाज शरीफ की वापसी में रुकावट डालने की कोशिश है या उनकी वापसी को नाकाम करने की कोशिश है? क्योंकि अगर इस तरह के इकदाम किए जाएंगे तो फिर कौन निकलेगा लाहौर जैसे शहर में इस्तेकबाल करने के लिए? जबकि नून लीग का प्लान है कि 1 लाख लोग मुमकिन तौर पे जमा करेंगे, तो 1 लाख क्या 100 बंदा भी क्या निकलने को तैयार होगा अगर इस किस्म की महंगाई की सूरत हाल होगी। इस पे डिस्कस करेंगे, इस पे हुकूमत को अकाउंटेबल करेंगे और दीगर पॉलिटिकल मामलात भी हैं। निगरान वज़ीर आज़म का मामला खटाई में क्यों पड़ता चला जा रहा है, झगड़ा कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इन पे सवालात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को पैनल डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MNA हैं सैयद अली मूसा गिलानी साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब सीनियर सियासतदान हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से इनका ताल्लुक है। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जमात इस्लामी से सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, सीनियर सियासतदान हैं और बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत हैं। अली मूसा गिलानी साहब, आपकी हुकूमत इत्तेहादी है, PDM हुकूमत की, आपकी जमात इत्तेहादी है PDM की हुकूमत की। ये 20 रुपए अपनी हुकूमत के खात्मे पे क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने इलेक्शन में नहीं जाना, आवाम से वोट नहीं ले रहे हैं आप लोगों ने? अली मूसा गिलानी साहब। देखें वरीदा, बिल्कुल ये बात आप लोगों को मैं आपका इंट्रो भी देख रहा था और आप जिस तरह ये बात कर रही थी, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको क्या लगता है कि हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, हमने आवाम को जवाब नहीं देना और 5 दिन 4 दिन 6 दिन के बाद तो हमने इलेक्शन कैंपेन में होना है? तो आपको क्या लग रहा है, क्या सिर्फ मुस्लिम लीग ने भी जाना है इलेक्शन में? तो ऑब्वियसली आप ये देखें कि हालात इस कदर तो गंभीर होंगे जिस वजह से हमें ये करना पड़ गया, वरना तो इलेक्शन से पहले तो गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो तो रिलीफ दे रही होती हैं, ऐसा चाहे एक सरसरी सा दे रही हो या एक फिक्टिशियस सा ही दे रही हो, वो दे रही होती है। जैसे इमरान खान ने 5-10 रुपए पेट्रोल कंट्रोल रखा कि मैं जा रहा हूं, तो मैं ये IMF ने तो यही कहा था कि जी आप लोगों ने वो सब्सिडी देने लग गए जिसका तुक ही नहीं बनता था, तो हमें ये देना चाहिए था और उल्टा हमने महंगा कर दिया। तो आप सोच लें कि खुदारा आप कोई लॉजिक, कोई सेन माइंड ये सोचेगा कि हमने बड़ा मजे से ये कर दिया होगा? पाकिस्तान इज नॉट गोइंग थ्रू वेरी इजी टाइम्स। कोई यहां पर हम फूलों की सेज पे नहीं बैठे हुए। आपको ये चीजें करके हम बताना चाह रहे हैं कि दीज आर टफ टाइम्स, दीज आर हार्ड टाइम्स। अब ये हमने IMF के पिछले सालों से, दिहाइयों से, साहब ये मुल्की मफाद का क्या नया? देखिए मुल्की मफाद नहीं, देखिए हम खजाने को देखिए, पॉलिटिक्स इस वक्त पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। अगर हम पॉलिटिक्स कर रहे होते तो हम इस हुकूमत में भी ना होते। अगर हम पॉलिटिक्स कर रहे होते तो हम इस वक्त हुकूमत में ना होते, ना ये हम हुकूमत संभालते। अगर पाकिस्तान को हम ये सोच लें और बरील जिम्मा हो जाए कि हमने सियासत करनी और हम वाह करें, टीवी पर आके बैठे, मैं 8 बजे के शो पे जाऊं, 9 बजे के शो पे जाऊं, दे धड़ाधड़ गालियां निकालूं हुकूमत को, बहुत आसान है। ऑपोजिशन बहुत आसान है, बाहर बैठ के गालियां देना बहुत ईजी काम है। लेकिन मुझे ये बताएं कि इलेक्शन से 5 दिन पहले हम केयर टेकर भी ये महंगा कर सकती थी, जो केयर टेकर 5 दिन बाद केयर टेकर के खाते में भी जा सकता था। इतना तो हमारे पास इंप्लीकेशंस होंगी हमारे ऊपर कि हमने ये किया, इसलिए किया क्योंकि मुल्क के खजाने के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं छोड़ के गया। हम लोग बात क्या कर रहे हैं? $8 बिलियन हमारे पास रिजर्व है, वो भी मांगे तांगे का। हम आज प्राइम मिनिस्टर मिनरल्स कॉन्फ्रेंस कर रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने सॉवरन वेल्थ फंड क्रिएट कर दिया। हम मिनरल्स अपने खोल रहे हैं बलोचिस्तान में कि आए कंपनीज आए, इन्वेस्ट करें, पैसे आए। हम बात करते हैं, मेरे से कश्मीर का सवाल करते हैं ये लोग। हम कश्मीर के साथ कश्मीर की जंग जो हम लड़ रहे हैं, हमारा जमीर, हमारा जिगर, हमारा दिल लड़ता है। हम अपने खजाने देखें ना, अपनी जेबें देखें तो खाली हैं। $600 बिलियन इंडिया का रिजर्व है, हमारा $8 बिलियन है, वो भी मांगे तांगे का। और आप कहते हैं कि हम आवाम को पेट्रोल की कीमतों पर सब्सिडी दें। कैसे देंगे? हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, जो हमारे कैमरामैन हैं इनको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। आज हम अपने ड्राइवर को कभी 50,000 रुपए तोहफा दे देना इनाम, तो वो मोबाइल खरीद के आ जाएगा, वो सेव नहीं करेगा। हमारी थिंकिंग चेंज हो चुकी है। जो आपने बात की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, हमें सोशल रिफॉर्म्स चाहिए, हमें थिंकिंग चेंज करनी है लोगों की, नहीं तो ये सियासत होती रहेगी। हम सिर्फ MNA बनकर आ जाते हैं, सेनेटर्स बनकर आ जाते हैं, टीवी पर हमें बहुत मजे की बातें करनी आती हैं। वी नीड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल कि हमने अपने IMF से हम पैसे लेते हैं अपनी लग्जरीज को सस्टेन करने के लिए।
ہم پیسے مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے ہم اس کو برقرار رکھیں. ہم اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کے اندر رتی برابر بھی فرق نہیں لے کر آنا چاہتے, اور ہم کر کے رہے ہیں. بالکل آپ نے جو بات کی ہے میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, لیکن آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم حکومت میں جا رہے ہیں, یہ تو وہ حکومت کرتی ہے جس سے 5 سال بعد الیکشن لڑنا ہو. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ تو پیسے اکٹھے کر لیں عوام پہ ٹیکس کر کے. اور جو ٹیکسیشن کی بات کریں, بالکل میں ادن شبر صاحب کا بھی پروگرام دیکھ رہا تھا, جو یہ ایگریکلچر ٹیکس کی بات ہو رہی ہے. میں ایگریکلچرسٹ ہوں, میں 18% ٹیکس دیتا ہوں, پروونشل لائبلٹی میں آتا ہے ٹیکس, اور وہ کوئی اس کا نظام نہیں ہے, وہ سیلف اسیس ٹیکس ہے جو ہم دیتے ہیں وہاں پر. اس کا ایک نظام ہونا چاہیے. اور میں چاہے ایگریکلچرسٹ ہوں, میں ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے ہوں, باپ دادا پردادا ہم لوگ ذمہ دار ہیں, لیکن میں پھر بھی اس کو سپورٹ کروں گا. میں اس کے بعد میں بات کروں گا, انڈسٹریز والے ٹیکس دیتے ہیں, ہر طریقے سے دیتے ہیں, ہم انہیں کو نچوڑتے ہیں. ہمیں اپنا قدم باہر نکالنا پڑے گا اور ہمیں سسٹم کے اندر آنا پڑے گا. صاحب آپ ایک عوامی سیاستدان ہیں, اور میں ذاتی طور پہ بھی جانتی ہوں کہ آپ بالکل کلی طور پہ عوامی سیاست کرتے ہیں, عوام کے درمیان میں رہتے ہیں, آپ کو عوام کا بہت درد بھی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہو گئی ہے, گناہ آپ کو اٹھانا پڑے گا, گناہ کا بوجھ. سینٹر مشتاق احمد صاحب, حکومت کی بڑی مجبوریاں ہیں. حکومت کہہ رہی ہے خدا کے لیے سینٹر مشتاق صاحب اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں, اور آپ لائف سٹائل چینج کریں گے تو خزانے میں بڑے ڈالرز آ جائیں گے, اور پھر پیٹرول مہنگا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سینٹر مشتاق احمد صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. بالکل آپ کی اس بات سے مجھے اتفاق ہے کہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے 20 روپے فی لیٹر, اس سے مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا, اور یہ غریبوں کے جیب پر ڈاکہ ہے. اور 400 اشیاء ایسی ہیں جس کو غریب افراد استعمال کرتے ہیں, غریب عوام استعمال کرتے ہیں, اور ان کی قیمتیں کنیکٹڈ ہیں پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ. تو گویا ایک طاقتور تازہ ترین جو طوفان آئے گا مہنگائی کا اس کے نتیجے میں. اب آپ دیکھ لیں کہ اس ایک سال کے اندر جو 2022 جون سے جون 2023 تک پی ڈی ایم کی حکومت نے 15,000 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے, اور ایک ریکارڈ ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر. ہر دن پی ڈی ایم حکومت نے 34 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے, اور اس وقت 2.5 لاکھ روپے ہر پاکستانی وہ مقروض ہے. اور یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھے گی. اور حالانکہ مہنگائی آلریڈی جو ڈیفالٹ سری لنکا ہے, سری لنکا ڈیفالٹ ہو چکا ہے, لیکن ڈیفالٹ سری لنکا سے اس وقت پاکستان کے اندر مہنگائی وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ عوام کے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ ہے, اور یہ آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن کے اوپر یہ کیا جا رہا ہے لائف سٹائل چینج کرنے کے لیے. لائف سٹائل تو یہی تو ہم تو حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ لائف سٹائل چینج کر لیں. آپ دیکھیں 93 رکنی کابینہ, یعنی دنیا کی سب سے بڑی کابینہ اس وقت پاکستان کے اندر ہیں. تو آپ اپنی کابینہ کو 10-12 لوگوں پہ اوپر لے آئیں, کیوں آپ نے 90 رکنی کابینہ جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ میں نے کل پرسوں سوال کیا تھا سینٹ کے اندر, 8 ارب روپے 8 ارب 20 کروڑ روپے یہ صرف وابڈا کے لوگ مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں. 8 ارب 20 کروڑ روپے کا سالانہ مفت بجلی وابڈا کے لوگ استعمال کر رہے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں ہیں, وہ مفت پیٹرول استعمال کر رہی ہیں, مفت بجلی لاکھوں لوگ استعمال کر رہے ہیں. تو لائف سٹائل چینج کریں, حکمران اپنے آپ سے آغاز کریں, بڑی بڑی گاڑیاں چھوڑیں, ایئر کنڈیشن دفاتر چھوڑ دیں, بڑی کابینہ کو کم کر لیں, اپنی پروٹوکول کلچر کو چھوڑ دیں. اس کے نتیجے میں عوام بھی اپنی لائف سٹائل چینج کریں گے. عوام بیچارے تو آپ دیکھیں ہمارے غریب لوگ تو بجلی کے بل میں بھی آپ کو پتہ ہے 13 قسم کے ٹیکس دے رہے ہیں, ٹی وی ٹیکس بھی دے رہے ہیں, ریڈیو اب بجلی سے چلتا ہی نہیں ہے اور ریڈیو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا, لیکن اب حکومت ریڈیو کا ٹیکس بھی وہ بجلی کے بلوں کے اندر ڈال رہا ہے. ہمارے غریب عوام جو ہیں ان کے بچے بسکٹ کے اندر, ان کے بچے ٹافیوں کے اندر, دودھ کے ڈبے کے اندر وہ ٹیکس دے رہے ہیں. عوام تو اتنا ٹیکس دے رہے ہیں کہ اور کوئی گنجائش نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہاں حکمرانوں کو لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا. اب 100 ارب روپے انہوں نے ڈیولپمنٹل فنڈ کے لیے دیے, ابھی ریلیز کر دیے تقریباً 100 ارب روپے. آپ مجھے بتائیں نا, یہ 100 ارب روپے آپ نے جو یہ ریلیز کر دیے جو کہ خرچ نہیں ہو سکتے, نگران حکومت اس کے بعد آئے گی, تو آپ اس کو ڈائیورٹ کر لیں انہی چیزوں کے اوپر کہ جس کے نتیجے میں آپ بجلی کے اندر, گیس کے اندر ریلیف دے سکیں.
آپ نے ابھی چند دن پہلے 8 روپے بجلی کی قیمت فی یونٹ کا اضافہ کیا. آپ نے 50% گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا. آج آپ نے 20 روپے لیٹر پیٹرول کے اندر اضافہ کیا. تو آپ تو عوام کو مار رہے ہیں. یہ تو معاشی قتل ہیں. اور اس کے نتیجے میں تو پاکستان کے عوام جو ہیں, جو 60% لوگ آلریڈی ایسے ہیں پاکستان کے اندر جن کی ماہانہ آمدن صرف 35,000 روپے ہیں. آپ کے 13 کروڑ لوگ خط غربت, 10 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں, ایکسٹریم پور ہیں. تو اس صورت میں آپ گیس کی اور بجلی کی اور کچن آئٹمز کی اور ایسنشلز کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ ظلم ہے. آپ اپنے اخراجات کے اوپر, اپنی تعیشات کے اوپر, اپنے پروٹوکول کلچر کے اوپر جو بدترین کرپشن ہو رہی ہے اس کے اوپر کٹ لگائیں اور اس کے نتیجے میں عوام کو ریلیف دیں. بالکل ٹھیک. سینیٹر مشتاق صاحب آپ کی باتیں بھی بالکل جائز ہیں. خرم حمید روکی صاحب آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں. مجھے اجازت دیجیے معذرت کے ساتھ کہ میں ایک بریک لے سکوں تاکہ آپ کا جواب انٹرپٹ نہ ہو اور بریک سے واپس آئیں تو آپ کا جواب تفصیلی مکمل طور پہ لیا جا سکے. لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک. واپس آتے ہیں, خرم حمید روکی صاحب کا تفصیلی جواب لیتے ہیں اسی ایشو پہ اور نگران وزیر اعظم کے معاملے پہ جھگڑا کہاں پہ ہو رہا ہے. کیا نون لیگ پیپلز پارٹی ابھی تک ایٹ لاگر ہیڈز ہیں نگران وزیر اعظم کے نام پہ؟ اس پہ سوال کریں گے آفٹر شارٹ بریک سے. جی ویلکم بیک آفٹر بریک. جی خرم حمید روکی صاحب آپ کا ایک تو پوائنٹ آف ویو چاہیے, آپ کا سجیشنز بھی چاہیے آپ کے کہ جو حکومت نے آج 20 روپے کا پیٹرول بم عوام کے اوپر گرا دیا جسٹیفائڈ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہو سکتا تھا؟ دیکھیں غریدہ, یہ جو پیٹرول بم ہے نا, یہ ایک ایسا زبردست کارڈ ہے, اس کو ہر وقت اس کے انٹائر فورسز اس کو کھیل سکتی ہیں اور گورنمنٹ جب بھی پیٹرول بڑھاتی ہے وہ مجبوری سے بڑھاتی ہے. مجھے ابھی تک ایسا کوئی لاجک نظر نہیں آیا جس پر میں یہ کہہ سکوں کہ انہوں نے جان بوجھ کے پیٹرول بڑھایا اور عوام کو تنگ کیا. اور ہاں, ایک دفعہ کا مجھے معلوم ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں جانے سے پہلے پرائسز کو انہوں نے نہیں بڑھایا اور انہوں نے انشور کیا. انہیں معلوم تھا کہ ایک ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ آ رہی ہے, تو ہی انشورڈ کہ پیٹرول نہ بڑھاؤ, ان کو ایسی سبسڈی دو کہ جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے ان کے گلے ایک مصیبت پڑے, اور وہ مصیبت بھگتی اس گورنمنٹ نے جو 1.25 سال سے اس وقت ان پاور یا ان چیئر ہے. اور پیٹرول کی قیمت, یا تو ہم کہیں نا کہ آج کوئی نیا کام ہوا ہے, پیٹرول بڑھا ہے. پیٹرول آفٹر ایوری 2 months اس طرح کی ایک ڈیبیٹ آئے گی, میڈیا پر بھی آئے گی, یہ پیٹرول بم والا آئے گا. میں اس چیز کو تو یہاں رکھتا ہوں. آئی کم ٹو دا ایکچوئل پوائنٹ کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے, ہمیں ہے معیشت کی بحالی کی ضرورت, ہمیں ہے ریفارمز کی ضرورت, ہمیں ڈیفینیٹلی اپنے ایکسپینڈیچرز کو لو کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی ہیبٹس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہم پھر 2 طرف کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے کہا کہ جی گورنمنٹ اپنے للے تللے کام کرے, اور پچھلے دنوں کہیں آیا کہ ڈپٹی کمشنرز کو جب گاڑیاں دی گئیں تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا واویلا تھا کہ گاڑیاں کیوں دی گئیں. دیکھیں, گاڑیاں بھی دی جائیں گی, ڈپٹی کمشنرز کو بھی ان کی پوزیشن کے مطابق آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, انہوں نے کام کرنا ہے. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے ہم اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں. لیکن اگر ہم کریڈٹ نہ دیں اس پریزنٹ گورنمنٹ کو اس 1 سال کا, یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہوگی. آپ نے معاشی بحالی کے لیے آپ نے ایک قدم لینا شروع کر دیے. آپ نے منرل ریسورسز کو, اس کے اوپر آپ نے بہت اچھا سٹیپ فارورڈ گئے اور آپ نے اس طرف قدم لینا شروع کر دیا جس سے آپ کل افورڈ کر سکتے ہیں گڈ کوالٹی آف لائف. آپ نے ایگریکلچر کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیا, آپ نے آئی ٹی کی طرف جانا شروع کر دیا, اور آپ نے چائنا کے ساتھ اپنے جو روابط جو پچھلے 4 سال میں آپ نے ڈمپ کر دیے تھے, اور چائنا کے ساتھ جو وعدے تھے ان کو آپ نے بالکل ختم کر دیا تھا. آج بہت اچھا وزٹ ہو گیا ڈپٹی پرائم منسٹر کا چائنیز کا, آپ نے ایک روڈ پکڑ لیا اور آپ اس طرف چلنا شروع ہو گئے. یہ ہیں گڈ سائنز جو انہوں نے 1.25 سال میں کیے, اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب جب ہم آتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں جی آتے ٹھیک کریں. میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں, اور جب میں واپس اپنے علاقے کے اندر جاتا ہوں تو عمومی روش یہ ہے کہ 500 میٹرز بھی, 500 میٹر بھی پیدل چلنے کو کوئی تیار نہیں ہے, اور وہ موٹر بائک کے اوپر کک مارے گا اور 500 میٹر دور جا کے موٹر بائک پہ وہاں سے اتر کے وہ واپس آئے گا. یہ ہمارا ایک جنرل ایٹیچیوڈ بن گیا ہے. گاڑی تو چھوڑے نا, جتنا موٹر بائک استعمال ہوتا ہے 100 میٹر دور بھی پیدل چلنے کو کوئی راضی نہیں ہے. اب یہ جو غریب اور امیر والا ہم نے ایک کارڈ پلے کیا ہوا ہے, ہم کب اس سے یعنی کہ حکومت انشور کر رہی ہے نا
हुकूमत इंश्योर कर रही है खुर्रम साहब की पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल हो, 300 लीटर कर दिया है। देखिए मैं नहीं, ये कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं कि आप बड़ी एक बेहतरीन सिचुएशन के अंदर आ गए हैं और हम किसी पे क्रिटिसाइज करेंगे ना। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो एक जनरल एटीट्यूड है, हम उसकी तरफ जब बेहतरी की तरफ आते हैं तो हमने उन चीजों को भी देखना है, और हमने जब तक अपनी मुआशी बहाली की तरफ नहीं जाते, जब तक हम रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाते, जब तक हम पैसे कमाने की तरफ नहीं जाते, और जब तक हम बच्चे हमारे औलादे यानी 25 करोड़ बंदा है, और 25 करोड़ बंदे में से अगर आप रिजल्ट निकालेंगे कि काहिल कितना है और काम कितना नहीं कर रहा, और तमाम के तमाम सरकारी नौकरियां ढूंढ रहे हैं, और वसाइल के होते हुए हम काम नहीं कर रहे, हमारे पास गाइडेंस नहीं है और हम कुछ नहीं करना चाहते, तो हमने भी सोचना है हमने किस तरफ जाना है। मैं जो पॉइंट जिसकी तरफ आ रहा था, ये जो गरीब और अमीर का एक कार्ड खेला जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर, ये दुनिया में और कहीं नहीं है। गरीब जो लफ्ज है इसका मानी अजनबी है, और गरीब का लफ्ज वाहिद ये बड़े सगीर पाक हिंद में है। मस्कीन होता है, मस्कीन एक सिचुएशन के अंदर जाता है और वो मेहनत करता है, और हो सकता है कि मस्कीन उस सिचुएशन से निकलकर कल बहुत खुशहाल हो जाए। लेकिन हमारे पास एक तबका मुसलसल गरीब रहता है और एक तबका मुसलसल अमीर रहने के चक्कर में रहता है, और कई दफा गुर्बत से ऊपर निकलकर बड़ी दुनिया आती है। लेकिन हम इस मामले में भी कंफ्यूज है, मैं मजीद नहीं जाऊंगा। मैं ये समझता हूं कि हमें इमोशनल जो कार्ड्स हैं इनसे भी परहेज करना होगा। वी हैव टू थिंक ऑन वेरी कॉन्क्रीट ग्राउंड्स, और राइट डायरेक्शन में जाते हुए हमें काम करने की जरूरत है। हमें मुआशी बहाली की जरूरत है, हमें मिनरल्स रिसोर्सेज को बचाकर अपनी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री की जरूरत है, हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, और हमने ये काम शुरू कर दिए हैं। अब इन तमाम चीजों को जब आप रिलेट करेंगे तो कल जब हमारी मुआशी बहाली होगी, बेहतर होगी, तो हम कल पेट्रोल की कीमत भी अदा करने के भी काबिल होंगे और कहीं निगोशिएट करने के भी काबिल होंगे कि कितनी बढ़ानी है कितनी नहीं बढ़ानी। तीसरी आखिरी मैं पॉइंट पे बात खत्म करता हूं। हम सारी मिसालें अपने सामने हमने खड़ा कर लिया भारत को, और हमने कौम को यह बताना शुरू कर दिया है कि वो हीरो हैं और हम कुछ भी नहीं है। हमें मिसाल देनी है तो हम मिसाल चाइना की दें, भारत की मिसालें ना दिया करें। भारत की मिसाल के अंदर फिर बाकी मिसालें भी दिया करें कि भारत के अंदर जो गुर्बत और जो उनके आम आदमी की जिंदगी जलालत में है, आपके पास आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेज नहीं आई। चाहे आपका पेट्रोल महंगा भी है तो आज भी आपके हर बंदे को गंदम मयसर है और हर घर के अंदर रोटी मयसर है। हम अपनी अच्छी चीजों को तो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते। मिसाल देनी है तो फिर चाइना की दीजिए, मिसाल लेनी है तो चाइना की लीजिए, ताकि हम कल अपने आप को अपग्रेड कर सके तो दुरुस्त तनाजुर में कर सके। तो आखिरी में बात को खत्म करता हूं। गरीदा, हमें मेहनत की जरूरत है। हम एक काहिल कौम है। हमारा जो बच्चा है 22 से 23 साल वाला, हम उसको गरीब कर करके पैम्पर कर करके, मां जब तक उसको कपड़े इस्त्री करके ना दे वो कपड़े इस्त्री नहीं करता, बहन जब तक उसको पानी डाल के ना दे वो अपने घर में पानी नहीं पीता। ये नेशनल एटीट्यूड है हमारा। इन तमाम आदतों को जब हम ठीक करेंगे ना तो अल्लाह के फजल से फिर हमारे पास बेहतरी भी आएगी, और मेहनत की हमें जरूरत है। अब क्या हम डायरेक्शन में चल पड़े मेहनत वाली में? आज आपका जो समिट हुआ मादनियात वाला, दिस इज वन साइन। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर वाला, दिस इज सेकंड साइन। आप एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज द थर्ड साइन। इंशाल्लाह वी विल वर्क इन द राइट डायरेक्शन। लॉ एंड ऑर्डर, मुर्शद, ये आपके दो चैलेंजेस हैं। इनको अब जब हम मीटअप कर लेंगे तो हम इस क्राइसिस से निकल जाएंगे। अभी तक तो हम क्राइसिस में हैं। दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टू से ऑन दिस पेट्रोल पे। ठीक है, अली मूसा गिलानी साहब, दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। जैसा कि आपने खुद भी कहा कि ये पेट्रोल महंगा करना, वो भी 20 रुपए, और वो भी अपने आखिरी 10 दिन मैक्सिमम, अगर कौमी असेंबली की मुद्दत पहले खत्म करवा दी जाती है, ये वो हुकूमत नहीं करती जिसने इलेक्शन में जाना हो। क्या इसका मतलब ये भी लिया जाए कि पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी की जमातों को पता चल गया है, या उनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है, या रीडिंग ले ली है उन्होंने कि इलेक्शन कम से कम इस साल नहीं होने वाले, केयर टेकर सेटअप तूल पकड़ने वाला है, तो जितना भी मलबा होगा वो केयर टेकर सेटअप के सर पे डाला जाएगा, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के नाम सामने आने में या उसकी अपॉइंटमेंट में झगड़ा कहां पर मौजूद है पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी के अंदर? अच्छा, मैं पहली बात तो ये करूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो केयर टेकर सेटअप को बिल्कुल भी लंबा नहीं करने देंगे। हम उसके लिए भरपूर जिद्दोजहद करेंगे। ये नहीं होगा। हमने बिल्कुल इलेक्शन के तरफ जाना है और हमने इलेक्शन करवाने हैं और एज सून एज पॉसिबल करा देने हैं इलेक्शन। इसके लिए हमें कोई इसमें दो राय नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आउट ऑफ गवर्नमेंट, आउट ऑफ असेंबलीज और असेंबली बंद करके हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा काम हो।
जहां पर अच्छा, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन इसी साल होंगे, पीपल्स देखिए- पार्टी इंश्योर करवाएगी कि देखिए, interim setup इंश्योर का मतलब ये है कि उनके हाथ में तो उस वक्त नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली हम उसके ऊपर तो इंश्योर पूरी जोर लगाएंगे कि ये होए, और हम इसके ऊपर कोई सेकंड राय नहीं लेंगे कि इलेक्शन जो है वो लंबा हो। हम इलेक्शन करवाने के लिए ही बैठे हुए हैं और हम इलेक्शन करवाएंगे, और हम जब यहां से जाएंगे तो हम सीधा इलेक्शन फेज के अंदर जाएंगे। जहां पर बात आ गई प्राइम मिनिस्टर के नामों के ऊपर या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो उस पर कोई झगड़ा नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं है। नाम मुझे पता नहीं है कौन कौन है, पर मुझे ये पता है कि नाम डिस्कशंस में हैं बहुत सारे, और वो नाम उस पर किसी एक पर कंसेंसस गवर्नमेंट की तरफ से हो जाएगा और वो नाम चले जाएंगे ऑपोजिशन लीडर के पास या इलेक्शन कमीशन के पास, जो भी जाएंगे। लेकिन जो मुतहदा हुकूमत है उसकी तरफ से नाम के ऊपर 3 नामों के ऊपर कंसेंसस हो जाएगा। और यहां पर अब मैं सिर्फ एक आखिरी बात करता चलूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम सिर्फ बातें करते हैं जब महंगाई हो जाती है। सेंटर साहब ने बात की है डेवलपमेंट फंड्स की। मैं चाहता हूं डेवलपमेंट फंड बंद हो जाए, ताकि मैं जब जाऊं तो मुझे लोगों को मेरे से वो डेवलपमेंट फंड की उम्मीद ही ना रखें किसी से, अपने एमएनए से। हम हर किसी को यही ब्राइब करके आते हैं। आज मैं जा रहा हूं फंड मांगने के लिए, मेरे दफ्तर में लोग बैठे हुए थे, ये सड़क नहीं बनी, ये सोलिंग नहीं बनी, सीवरेज का मसला है। ये क्यों है? हमें एक काम करना चाहिए, और वो ये काम है कि हमें आइन के अंदर बल्दियाती निजाम डाल देना चाहिए, हमें बल्दियाती निजाम को इंपावर कर देना चाहिए, और हमारा काम सिर्फ ये हो कि हम इकोनॉमिक पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, हम इस मुल्क के लिए वो काम करें जो लेजिस्लेटर्स का काम है। लेकिन ये कड़वी गोली है, ये कड़वी गोली किसने पहले खानी है? ये जो हुकूमत वक्त जो आएगी वो ये जवाब दे देगी, वजीर आजम ऐलान कर देगा कि कोई एमएनए को, किसी को कोई फंड नहीं मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब वो मुझे मिलता है तो मैं कहता हूं, फिर किसी और को मिलता है तो मैं कहता हूं फिर मुझे भी मिले, क्योंकि मेरे अवाम की तवक्कुआत है। जब अवाम को हम पावर जो है वो नीचे ग्रास रूट लेवल पर दे देंगे, बल्दियाती निजाम को इंपावर कर देंगे, तो आधी लोग तो एमएनए का, एमपी का इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिस पर आप लोगों को भी बात करनी चाहिए। जब आपके इलाके में मेहमान बैठे हो, तो जब मीडिया वाले बात करें, हमें कॉर्नर करें, तो आप कहें कि बल्दियाती निजाम को आइन के अंदर डालें, 2/3 मेजोरिटी के साथ आइन के अंदर उसको एम्बेड कर दें, एक ही कंसेंसस बनाएं और उसके ऊपर मीटिंग्स करें जैसे 18वीं तरमीम हुई थी, और उसको तमाम सूबों पर लागू कर दें। जहां पर प्रोटोकॉल वाला कल्चर है, प्रोटोकॉल बहुत, मैं समझता हूं 90% आज मैं देख रहा था बिल्कुल खत्म हो गया वजीरों के प्रोटोकॉल। गवर्नमेंट की साइड से इतना फर्क नहीं पड़ता पेट्रोल से 1.5 लाख की बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शन की, तो जमात इस्लामी कराची समेत सिंध की मिसाल आपके सामने लेके आएगी। आई एम श्योर कि सेनेटर मुश्ताक साहब इस पर जरूर कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है। सर अलाउ कीजिए, एक ब्रेक ले लें, वापस आते हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब से, खुर्रम हमीद साहब से कुछ मज़ीद सवाल करते हैं। अली मूसा गिलानी साहब भी मौजूद है। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, क्या आपको भी कुछ आसार लग रहे हैं, कुछ खदशात? इस्लामाबाद में तो बहुत खबरें गर्म हैं कि इस साल इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। आपको भी ऐसे कोई खदशात आते हुए उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं? और अली मूसा गिलानी साहब जो बल्दियाती इलेक्शंस की बात कर रहे थे, इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जी जी, एक तो मैं अली मूसा गिलानी साहब ने बहुत अच्छी बात की, मैं उससे इत्तेफाक करता हूं। असल चीज यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि हुकूमत का निजाम डिसेंट्रलाइज होगा और इसके 3 टियर होंगे, फेडरल, प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट, और इनको एम्पावर्ड किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये अभी तक नहीं हो सका। अगर हमारी बल्दियाती निजाम बगैर किसी मुदाखलत के और बगैर किसी डिट्रैक किए गुज़िश्ता 75 साल से चला हुआ होता, तो आज पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत होती, आज डेमोक्रेसी मजबूत होती, और आज पाकिस्तान बहुत आगे होता। लेकिन यह पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है कि यहां एक एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम जो है वो नहीं हो सका। और उन्होंने इस बात से भी मुझे उनकी इत्तेफाक है, उन्होंने मेरी बात ही को दोहराया है कि ये जो 100 अरब रुपए, ये तो एक तरह से सियासी रिश्वत आपने दी है, और ये तो ड्रेन हो जाएंगे और इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये एमएनएस का काम नहीं है। जहां तक रिफॉर्म्स की बात है, मेरे भाई ने की, मैं सिर्फ एक लाइन में कहता हूं, देखें, अगर आप रिफॉर्म करना चाहते हैं, इसमें मैं कई दफा बोल चुका हूं, तो सबसे पहले रिफॉर्म का आगाज इस तरह करें। मैं 2-3 चीजें एक लाइन में बता देता हूं। एक तो आप काबीना को कम करें। दूसरी बात यह है कि जजेस, जर्नल, सिविल ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंटेरियंस के मराद खत्म करें। मैं यूएनडीपी की रिपोर्ट का हवाला दूंगा 2019 की। वो कहते हैं कि 17.4 अरब डॉलर आपकी रूलिंग इलीट जो है, जो 50% ऑफ द बजट है, ये सब्सिडीज में, टैक्स इवेजन में और इसी तरह के दूसरे मराहत में ले रहे हैं। इसी तरह आप एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग कर लें।
एफबीआर के अंदर हजारों अरब रुपए की करप्शन जो है या उनकी नाअहली की वजह से हमारा टैक्स जो है वो जाया हो जाता है। आप नॉन कॉम्बैट डिफेंस बजट कम करें, कॉम्बैट डिफेंस बजट नहीं, नॉन कॉम्बैट डिफेंस बजट कम से कम करें, इसलिए कि इस बजट में भी आपने 31% जो डिफेंस बजट जो है वो इंक्रीज किया है। आप बैरून मुल्क से पैसा लाएं। आपको पता है कि गुज़िश्ता 27 साल में 130 अरब डॉलर पाकिस्तान में आए हैं, 180 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर गए हैं। इसी तरह आप जखीरा अंदोजों पर हाथ डालें। हमारे यहां माफियाज हैं, सरिया माफिया, सीमेंट माफिया और आटा माफिया और गंदम माफिया और आईपीपीज माफिया और पेट्रोल माफिया, इन माफियाज के ऊपर हाथ डालें। उसके नतीजे में पता चलेगा कि वाकई रिफॉर्म्स हो रहे हैं और मईशत जो है वो ट्रैक पे आएगी। जहां तक आपने इलेक्शन की बात की, आपने इलेक्शन की बात की, देखें मुझे तो इस बात के ऊपर यकीन है कि इंशाल्लाह हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके अभी एक हफ्ते में जाने वाली है और मैं इस बात के ऊपर भी मेरी एक कमिटमेंट है कि इंशाल्लाह बल्दिया जो केयरटेकर गवर्नमेंट आएगा वो अपना मुद्दत एक्सटेंड करेगा तो इंशाल्लाह उसके सामने खड़े होंगे, उसको रेजिस्ट करेंगे। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जो इलेक्शन एक्ट में 230 में 2A का इजाफा किया है और उसमें जो इख्तियारात केयरटेकर गवर्नमेंट को दिए हैं वो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पिरिट ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट के खिलाफ है। और मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि वो एक सॉफ्ट कू है और उसके नतीजे में आइंदा इंतखाबात को मुतनाज़िया करने की बुनियाद रखी गई है और केयरटेकर को यह जवाब फराहम कर दिया गया है कि वो अगर एक्सटेंड करना चाहें तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए कि इस वक्त पंजाब की जो हुकूमत है केयरटेकर और खैबर पुख्तनख्वा की जो केयरटेकर हुकूमत है वो गैर जानिबदार नहीं है, वो एक्सटेंशन ऑफ द पीडीएम है और इसको इलेक्शन कमीशन ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। माजरत आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, टाइम बिल्कुल कम रह गया। खुर्रम हमीद साहब आपका लास्ट क्विक कमेंट मुझे चाहिए। इलेक्शंस आपको खतरे में, खटाई में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं या आपको यकीन है कि इंटरिम सेटअप टूल नहीं पकड़ेगा? देखिए गरीदा, मैं उससे पहले छोटा सा एक बात करूंगा कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को जब तक आप टैक्सेशन के साथ नहीं जोड़ते, दोनों चीजों की जरूरत है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के जुड़ा हुआ हो साथ टैक्सेशन के, तब आके आपका मुल्क बेहतर कंडीशन में जाएगा। दूसरी बात आ गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है आपने उसको एम्पावर किया है और मुझे ट्रस्ट है तमाम स्टेक होल्डर्स पे कि वो पाकिस्तान के मुतालिक बेहतर फैसला करेंगे। दे नो इट एक्चुअल सिचुएशन ऑन ग्राउंड क्या है, तो इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा सिचुएशन को देखते हुए मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो बेहतरीन होगा। हमें बल्दियाती निजाम को टैक्सेशन के साथ जोड़ना है, ये है सबसे अहम चीज। जी गरीदा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हमीद रोकरी साहब, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, अली मूसा गिलानी साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आज टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock। अल्लाह हाफिज़।